नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चोर जेल का कैदी। चोर जेल का कैदी, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन प्रकाश बांदोडकर। सहावलपुर के राजा चित्रदुर्ग का रथ नगर की सड़क पर दौड़ा चला जा रहा था। तभी ओह, अरे, अगले ही पल आह, धड़ाक! रथ के घोड़े सधे हुए थे। सारथी के साथ घटी दुर्घटना देख वे स्वतः ही रुक गए। राजा चित्रदुर्ग रथ से उतरकर घायल पड़े सारथी वीरभद्र के पास आया। ओह, यह तो मर गया! वीरभद्र को मरा देख राजा चित्रदुर्ग स्वयं रथ चलाकर महल में पहुंचा और सेवकों को आदेश दे वीरभद्र का शव उसके घर भिजवा दिया। वीरभद्र के परिवार में केवल उसका इकलौता युवा बेटा शीलभद्र ही था। पिताजी, आज मैं अनाथ हो गया, आप मुझे किसके सहारे छोड़ गए हैं? शीलभद्र ने दुखी हृदय से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। इस घटना के एक सप्ताह बाद, शीलभद्र, तुम्हारे पिता की अकाल मृत्यु के पश्चात राजकीय सारथी का स्थान रिक्त हो गया है। परंपरा के अनुसार हम तुम्हें अपना राजकीय सारथी बनाना चाहते हैं। मेरे अहोभाग्य महाराज! उसी दिन से शीलभद्र राजकीय रथ का सारथी बन अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगा। घोड़ों के स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से शीलभद्र कभी कभार उन्हें सुरम्य वनों में घुमाने ले जाता था। एक दिन जब वह वन से वापस लौट रहा था, बचाओ! ओह, लगता है कोई स्त्री संकट में है, मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। शीलभद्र ने तुरंत रथ उस ओर दौड़ा दिया जिधर से आवाज आई थी। शीघ्र ही, अरे, कोई युवती खाई में नीचे लटकी हुई है। अगर मैंने इसकी सहायता न की तो यह नीचे गहरी खाई में गिर जाएगी। जैसे ही वह उसके समीप पहुंचा, अरे, राजकुमारी चित्रिका! सारथी, मेरी सहायता करो, मेरा हाथ इस डाल से छूटने वाला है। शीलभद्र तुरंत पृथ्वी पर लेट गया और राजकुमारी जी, मेरा हाथ पकड़ लो। प्रयत्न करके चित्रिका ने शीलभद्र का हाथ पकड़ लिया। तब शीलभद्र ने उसे ऊपर खींचना प्रारंभ किया और कुछ ही देर बाद, धन्यवाद सारथी, ये तो मेरा फर्ज था राजकुमारी जी, लेकिन आप इस वन में कैसे पहुंची? चित्रिका शीलभद्र का प्रश्न सुन कुछ हिचकी, फिर सकुचाती हुई बोली, मैं ये पीले बुरूश के फूल लेने इस वन में आई थी सारथी। इन फूलों में ऐसी क्या विशेषता है राजकुमारी जी, जिनके लिए आपने अपने प्राणों तक को संकट में डाल दिया? सारथी, ये फूल बड़े ही करामाती हैं। इन फूलों को हाथ में ले जो भी कामना की जाए वह अवश्य पूरी होती है। अच्छा, लेकिन आपको इन फूलों की इस विशेषता के बारे में कैसे पता चला राजकुमारी जी? कल मुझे रानी माँ ने हमारे किसी पूर्वज की एक सत्य कथा सुनाई थी। उस सत्य कथा के अनुसार हमारे उस पूर्वज राजा ने इन पीले पुरुष के फूलों के द्वारा ही अपने शक्तिशाली दुश्मन राजा पर विजय पाई थी। ओह, तब तो निश्चय ही पुरुष के ये पीले फूल बहुत करामाती हैं। यह कह शीलभद्र ने तुरंत झुककर पेड़ पर से कुछ फूल तोड़े। तत्पश्चात, ओह, लगता है सारथी इन फूलों के द्वारा अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहता है। सारथी, बुरूश के इन फूलों के द्वारा तुम अपनी कौन सी मनोकामना पूरी करना चाहते हो? बता दो राजकुमारी जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो सुनिए राजकुमारी जी, मैंने अभी अभी आंखें बंद करके आपको पाने की कामना की थी। क्या? हाँ राजकुमारी जी, अब देखना यह है कि पुरुष के ये फूल मेरी मनोकामना पूरी करते हैं या नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अगले ही पल, धड़ाक! आह! चांदी की टोकरी के तीव्र वार से शीलभद्र के माथे में घाव हो गया और उससे रक्त बहने लगा। क्रोध में बल खाई हुई चित्रिका अपने रथ में आ चढ़ी। दुष्ट सारथी, अभद्रता की सिर्फ यह सजा ही काफी नहीं है, मैं पिताजी महाराज से तुझे और भी कड़ा दंड दिलवाऊंगी। राजकुमारी चित्रिका के जाने के बाद शीलभद्र ने झुककर पृथ्वी पर पड़ी चांदी की टोकरी उठा ली। प्रेम का यह पहला पुरस्कार मैं कभी भी नहीं भूलूंगा चित्रिका। तत्पश्चात रथ में बैठ शीलभद्र वापस बहावलपुर की ओर चल पड़ा। इधर जब चित्रिका बहावलपुर पहुंची तो रात हो चुकी थी। इस समय तो पिताजी महाराज अपने शयन कक्ष में होंगे, अब सुबह होने पर ही उनसे बात करूंगी। यह सोच वह अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ गई। दूसरी ओर घर आ शीलभद्र ने अपने घाव पर पट्टी बांधी। सुबह होते ही मुझे महाराज का बुलावा आ पहुंचेगा। राजकुमारी की बात सुन निश्चय ही वे मुझे कोई बड़ी सजा देंगे।
उस रात जब चित्रिका सोई तो उसे स्वप्न में कुल देवी ने दर्शन दिए। राजकुमारी, शीलभद्र ने पीले बुरुश के फूलों से तुझे पाने की कामना की है। चाहे जैसे भी हो, अब उसकी यह कामना पूरी होकर रहेगी। अब तेरा विवाह उसी के साथ होगा और यही विधि का विधान है। यह कह कुल देवी अदृश्य हो गई। तत्काल ही चित्रिका की आंखें खुल गई। ओह, स्वप्न में शायद कुल देवी ठीक ही कह रही थी। अब मुझे क्या करना चाहिए? सोचते हुए रात भर उसे नींद नहीं आई। अगले दिन, राजकुमारी, आप यहाँ? मैं आपसे कल की धृष्टता की क्षमा मांगने आई हूँ। यह कह चित्रिका आगे बढ़ी और झुककर शीलभद्र के पांव छू लिए। अरे राजकुमारी जी, यह आप क्या कर रही हैं? मैं आज से आपको अपना पति स्वीकारती हूँ। यह कह चित्रिका पलटी और वापस महल में चली गई। शीलभद्र स्तब्ध सा अपने स्थान पर खड़ा रह गया था। पीले बुरुश के फूल इतनी जल्दी मेरी मनोकामना पूरी करेंगे, यह तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। उसका मन प्रसन्नता से झूम उठा। कुछ ही देर बाद जब राजा चित्रदुर्ग रथ में बैठ नगर के भ्रमण पर निकले तो, सारथी शीलभद्र, आज तुम्हारे माथे पर यह पट्टी क्यों बंधी हुई है? महाराज, यूं ही थोड़ी सी चोट लग गई थी। अभी उनका रथ कुछ ही दूर गया था कि, सारथी, जरा जाकर पता करो कि यह साधु कौन है। लोग उससे क्या बात कर रहे हैं? जी महाराज। कुछ देर बाद, महाराज, वह साधु एक ज्योतिषी है। वह कहता है कि वह किसी भी मनुष्य के विषय में बता सकता है कि उसका विवाह किसके साथ होगा। सच? हाँ महाराज। पर सारथी, वह इस भेद की बात को किस प्रकार ज्ञात करता है? वह हाथ की रेखाएं देखता है या जन्म कुंडली? महाराज, वह हाथ की रेखाएं या जन्म कुंडली वगैरह कुछ नहीं देखता है। वह घास के 2 तिनके लेता है, उन्हें परस्पर जोड़ देता है और फिर बता देता है कि किसका विवाह किसके साथ होगा। वह कहता है उसके तिनकों से ही विवाह की गांठ बनती है। राजकुमारी चित्रिका युवा हो गई है, क्यों ना उसके विवाह के बारे में इस साधु से ज्ञात करें। यह सोच वह शीलभद्र से बोला, सारथी, तुम फिर साधु के पास जाओ और उससे जाकर पूछो कि राजकुमारी चित्रिका का विवाह किसके साथ होगा। महाराज, आप क्यों ज्योतिषी के चक्कर में पड़ते हैं? क्या पता जो कुछ वह बताएगा वह सच ही होगा। सारथी, सच होगा या झूठ, इससे तुम्हें क्या मतलब? मैंने तुमसे जो कहा है वही करो। अच्छी बात है महाराज, आप कहते हैं तो जाता हूँ। शीलभद्र रथ से उतर पुनः साधु के पास जा पहुंचा। साधु महाराज, मैं राजा चित्रदुर्ग का सारथी हूँ। आपसे एकांत में कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है। साधु सबको छोड़ उठ खड़ा हुआ। एकांत में जाकर वह शीलभद्र से बोला, पूछो सारथी, क्या पूछना चाहते हो? साधु महाराज, राजा चित्रदुर्ग वहां सामने रथ में बैठे हैं। वे जानना चाहते हैं कि उनकी पुत्री का विवाह किसके साथ होगा। यह सुन साधु की त्योरी चढ़ गई। राजा को इतना घमंड है? अपनी पुत्री के विवाह के बारे में जानने स्वयं मेरे पास नहीं आया, अपितु अपने सारथी को भेजा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका पुरस्कार मैं सारथी को ही दूंगा। साधु ने शीलभद्र से पूछा, राजकुमारी का नाम क्या है? उसका नाम चित्रिका है। साधु ने घास के 2 तिनके लिए और परस्पर जोड़ दिए। वह कुछ क्षणों तक जुड़े हुए तिनकों को बड़े ध्यान से देखता रहा। तत्पश्चात, राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ होगा सारथी। पर साधु महाराज, मैं तो उनका नौकर हूँ। नौकर हो या और कुछ, पर राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ ही होगा। मेरी बात कभी असत्य नहीं हो सकती। साधु को प्रणाम कर दुविधा में पड़ा शीलभद्र वापस रथ की ओर लौट पड़ा। बड़ी विचित्र दुविधा में पड़ गया हूँ मैं। महाराज को साधु की बात बताता हूँ तो मरा, न बताता हूँ तो मरा। शीलभद्र जब रथ के पास पहुंचा, कहो सारथी, क्या बताया साधु ने? महाराज, वह साधु तो पागल है, उसकी बातों में कोई सार नहीं है। कुछ बताएगा भी या यूं ही भूमिका बांधता रहेगा? तो सुनिए महाराज, साधु ने कहा है कि राजकुमारी का विवाह मेरे साथ होगा। क्या कहा? तुम्हारे साथ? एक बार फिर से बता तो, उस साधु ने क्या कहा? महाराज, उसने कहा है कि राजकुमारी का विवाह मेरे साथ ही होगा। चित्रदुर्ग के तन बदन में आग लग गई। तुझमें इतना साहस जो तू मेरे सामने राजकुमारी से विवाह की बात करे? दुष्ट, यह बात साधु ने नहीं, स्वयं तू कह रहा है। ठहर, मैं तुझे इसका मजा अभी चखाता हूँ। अगले ही पल धड़ाक, आह, जा,
दूर हो जा मेरी नजरों से। आज के बाद यदि तू बहावलपुर राज्य में कहीं दिखाई दिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कह चित्रदुर्ग सारथी के स्थान पर जा बैठा। तत्पश्चात रथ को विद्युत वेग से दौड़ाता महल की ओर ले चला। असहाय सा शीलभद्र जमीन पर पड़ा रह गया। ओह, इतना अपमान! अब मुझे बिना एक पल गवाए यह राज्य छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले वह अपने घर गया। वहां उसने राजकुमारी चित्रिका के नाम एक पत्र लिखा। तत्पश्चात उसने वह चांदी की टोकरी जो चित्रिका ने उसके माथे पर दे मारी थी उठाई और घर से बाहर निकल गया। वह राजमहल के राज मंदिर में पहुंचा। मुझे यह पत्र देव प्रतिमा के चरणों में रख देना चाहिए। पूजा करते समय राजकुमारी की दृष्टि इस पत्र पर अवश्य पड़ेगी। शीलभद्र ने पत्र देव प्रतिमा के चरणों में रख दिया और चुपचाप वहां से चला आया। अब उसके कदम अनजान दिशा की ओर बढ़ रहे थे। ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी, कभी सोचा न था। हाय रे किस्मत, आज मुझे किन हालातों में मातृभूमि को इस प्रकार छोड़कर जाना पड़ रहा है। इधर निश्चित समय पर राजकुमारी चित्रिका पूजा करने राज मंदिर में पहुंची। हे देव, शीलभद्र को मैंने पति के रूप में वरण कर लिया है। मेरे सुहाग की रक्षा करना देव। चित्रिका ने वह पत्र उठाया और उसे खोलकर पढ़ने लगी। मेरी प्यारी चित्रिका, मेरा सौभाग्य कि तुमने मुझे पति के रूप में चुना, लेकिन यह मेरा दुर्भाग्य है कि इसी बात से नाराज हो पिताजी महाराज ने मुझे अपमानित कर देश निकाले का हुक्म दिया है। मैं जा रहा हूँ, न जाने कहाँ। यदि ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे। तुम्हारा शीलभद्र। पत्र पढ़कर चित्रिका हक्की पक्की रह गई। पिताजी महाराज को मेरे व शीलभद्र के विषय में कैसे पता चला? शीलभद्र न जाने कहाँ गया होगा। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? चित्रिका की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे और क्या न करे। उधर लंबा सफर तय करके शीलभद्र एक वन में जा पहुंचा। वहां एक बूढ़ा चरवाहा भेड़ बकरियां चरा रहा था। बाबा, पीने को थोड़ा सा पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पानी पीने के बाद, कहाँ से आ रहे हो बेटा और कहाँ जा रहे हो? बाबा, ना मेरा कोई ठौर ठिकाना है और ना ही मेरी कोई मंजिल। मैं अनजान डगर का एक अनजान मुसाफिर हूँ। शीलभद्र ने बूढ़े चरवाहे को सिलसिलेवार अपनी राम कहानी सुना डाली। शीलभद्र के बारे में जानकर बूढ़े चरवाहे को उस पर दया आ गई। उसने सहानुभूति पूर्वक उससे पूछा, बेटा, बड़ा दुख हुआ तुम्हारे बारे में जानकर। अब तुम कहाँ जाओगे? कहीं भी बाबा, जहाँ मेरी किस्मत मुझे ले जाए। बेटा, मैं एक खानदानी चरवाहा हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुझे यह जिंदगी पसंद हो तो तुम मेरे पास रह सकते हो। मैं समझूंगा कि मुझे बेटा मिल गया। बाबा, अगर आप अपना बेटा बनाकर मुझे अपने पास रखना चाहते हैं तो यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस तरह शीलभद्र बूढ़े रामदीन चरवाहे का बेटा बन उसके पास रहने लगा। भेड़ बकरियां चराते चराते वह गुलेल चलाना सीख गया। जब कभी जंगली जानवर भेड़ बकरियों के झुंड पर हमला करते, शीलभद्र गुलेल से पत्थर का अचूक निशाना लगाकर उनसे भेड़ बकरियों का बचाव करता। बूढ़ा रामदीन उससे बहुत खुश था। बेटा, पहले जंगली जानवर भेड़ बकरियों को काफी नुकसान पहुंचाते थे। तुम्हारे आ जाने से मैं निश्चिंत हो गया हूँ। इधर एक दिन राजा चित्रदुर्ग ने राजकुमारी चित्रिका से कहा, बेटी, हम तुम्हारा विवाह धर्मपुर के युवराज देवेश के साथ करना चाहते हैं। तुम्हारी इस विषय में क्या राय है? पिताजी महाराज, क्षमा करें, अब मेरा विवाह करने का कोई इरादा नहीं है। यह कह चित्रिका कक्ष से बाहर निकल गई। चित्रदुर्ग हैरान सा खड़ा रह गया। राजकुमारी यह क्या कह गई? उसने ऐसा क्यों कहा? उसने सेवक को भेजकर उसी समय राजकुमारी चित्रिका को पुनः अपने पास बुलवाया। चित्रिका, तुमने विवाह के लिए क्यों इनकार किया? पिताजी महाराज, मेरा विवाह युवराज देवेश से नहीं अपितु उसके साथ होगा जिसे मैंने पति के रूप में चुना है। कौन है वह? वही जिसे आपने देश निकाला दे दिया है। कौन? शीलभद्र। हाँ पिताजी महाराज, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। एक साथी के साथ एक राजकुमारी का विवाह? नहीं, हमारे रहते यह कभी नहीं होगा। पिताजी महाराज, मैं भी अपने कथन से तनिक डिगूंगी नहीं, चाहे जो हो जाए। तुम्हारी यह मजाल, एक तुच्छ सारथी के लिए हमसे जुबान लड़ाओ। आज से तुम अपने कक्ष में ही कैद रहोगी। ठीक है पिताजी महाराज,
पर आप मुझे मेरे निश्चय से डिगा नहीं पाएंगे। चित्रदुर्ग के आदेश पर चित्रिका को उसके कक्ष में ही नजरबंद कर दिया गया। सशस्त्र दास दासियां उसके कक्ष के द्वार पर तैनात कर दिए गए। जैसे ही दासियां उसके लिए भोजन लेकर आई, चित्रिका बिफर उठी, नहीं चाहिए मुझे यह खाना। चित्रदुर्ग को इस विषय में पता लगा तो वह गुस्से में भर उठा। मैं भी देखता हूँ कि चित्रिका कब तक बिना कुछ खाए पिए रहती है। भूख के आगे एक न एक दिन उसे घुटने टेक नहीं होंगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, इस प्रकार पूरा एक सप्ताह बीत गया। राजकुमारी चित्रिका ने इस बीच भोजन पानी को हाथ तक नहीं लगाया, जिससे उसकी दशा बिगड़ने लगी। राजवैद्य ने उसकी नाड़ी का परीक्षण कर राजा चित्रदुर्ग से कहा, महाराज, यदि राजकुमारी जी ने 1-2 दिन और भोजन न खाया तो इन्हें बचाया न जा सकेगा। ओह! चित्रदुर्ग राजवैद्य का कथन सुन बुरी तरह परेशान हो उठा। उसने गुस्सा छोड़ चित्रिका की मनुहार की। चित्रिका बेटी, जिद छोड़ दे और खाना खा ले। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। बार बार कहने पर भी जब चित्रिका ने चित्रदुर्ग की बात नहीं मानी तो वह निराश हो कक्ष से बाहर चला गया। उस रात जब उसे नींद की झपकी आई, चित्रिका, यह तुम क्या कर रही हो? इस प्रकार अन्न जल त्याग कर तो तुम शीघ्र ही मर जाओगी। क्या तुमने शीलभद्र के विषय में भी कुछ सोचा है? तुम्हारी मृत्यु का समाचार पा वह तो पागल हो उठेगा। कुलदेवी, अब आप ही बताइए कि इन विषम परिस्थितियों में मैं क्या करूं? पिताजी महाराज मेरा विवाह धर्मपुर के युवराज देवेश के साथ करना चाहते हैं, जबकि तुम्हारे कहने पर मैं शीलभद्र को अपना पति मान चुकी हूँ। मैं बीच मझधार में फंस चुकी हूँ। कुलदेवी, जैसे भी हो तुम मुझे इस मझधार से बाहर निकालो। ठीक है चित्रिका, मैं जैसा कहती हूँ अब तुम वैसा ही करो। सबसे पहले तुम्हें अन्न जल ग्रहण कर अपना स्वास्थ्य पहले जैसा करना होगा। तत्पश्चात अपनी सखियों के साथ तुम्हें काली वन शिकार खेलने जाना होगा। वहीं पर तुम्हारी मुलाकात शीलभद्र से होगी। शीलभद्र से मुलाकात होने के पश्चात तुम्हें वापस बहावलपुर लौटना है या शीलभद्र के साथ रहना है, यह तुम्हें स्वयं तय करना है। अगली सुबह चित्रिका ने द्वार पर तैनात एक दासी को अपने पास बुलाकर आदेश दिया, जाओ मेरे लिए भोजन लेकर आओ। जी राजकुमारी जी। दासी तुरंत ही भोजन ले आई। चित्रिका ने भर पेट खाना खाया। राजा चित्रदुर्ग ने जब इस विषय में सुना तो वह खुशी के मारे झूम उठा। महारानी, लगता है 1 सप्ताह की भूख हड़ताल के पश्चात हमारी बेटी का दिमाग ठिकाने आ गया है, तभी तो आज स्वयं मांगकर भोजन किया है। महाराज, आपसे मेरी एक विनती है। आपने अब तक चित्रिका के साथ जो किया सो किया, लेकिन अब आप उसके साथ जरा कोमलता का व्यवहार करना। चित्रिका युवा है, हो सकता है वह गलती पर हो। यदि आप उसे प्यार और स्नेह के साथ समझाएंगे तो वह अपनी जिद छोड़कर आपकी बात मान लेगी। शायद आप ठीक कह रही हैं महारानी। 1 सप्ताह गुजर गया। इस बीच राजकुमारी चित्रिका खा पीकर पहले जैसी स्वस्थ हो गई थी। एक दिन, आओ बेटी, आज तुम्हारा हमसे मिलने को मन कराया, कहो क्या बात है? पिताजी महाराज, महल में पड़े पड़े मेरा मन ऊब गया है। मैं अपनी दासियों के साथ वन में आखेट करने जाना चाहती हूँ। समझ गया बेटी, मर्दाना वेश धारण कर वन में आखेट करने जाना तो तुम्हारा प्रिय शौक है। जाओ, मैं तुम्हारे इस शौक में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। चित्रिका उसी दिन अपनी सखियों के साथ मर्दाना वेश धारण कर आखेट करने महल से चल दी। सखियों, आज हम आखेट करने काली वन में जाएंगी। जो आज्ञा राजकुमारी जी। इधर बूढ़ा चरवाहा रामदीन शीलभद्र से बोला, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज तुम अकेले ही काली वन में जाकर भेड़ बकरियों को चरा लाओ। अच्छा बाबा। शीलभद्र भेड़ बकरियों को लेकर काली वन में जा पहुंचा। दूसरी ओर चित्रिका का काफिला भी काली वन में आ पहुंचा। राजकुमारी जी, वह देखो कितना प्यारा हिरन है। सचमुच ऐसा सुंदर हिरन तो हमने पहली बार देखा है। उसने सखियों को आज्ञा दी, इस हिरन को घेर कर मेरे पास ले आओ। याद रहे, किसी को भी इस पर तीर नहीं चलाना है, इसे जीवित ही पकड़ना है। आज्ञा पाते ही सखियों ने कमंद हाथ में ले हिरन को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। जब हिरन चारों ओर से घिर गया तो चित्रिका ने उस पर निशाना साध कर कमंद फेंकी, पर निशाना चूक गया। उसने एक के बाद एक कई बार कमंद फेंकी, पर हर बार निशाना चूक गया।
यह देख उसे सखियों के सम्मुख बड़ी ही शर्मिंदगी का एहसास हुआ। यह ऐसे हाथ नहीं आएगा, इसके पीछे घोड़ा दौड़ाना होगा। दौड़ते दौड़ते जब यह थक जाएगा तब इसे काबू में करना ठीक होगा। अब आगे आगे हिरन तीर की भांति भागा जा रहा था और उसके पीछे पीछे चित्रिका का घोड़ा दौड़ा जा रहा था। हिरन दौड़ता हुआ उस ओर आ निकला जिधर शीलभद्र भेड़ बकरियां चरा रहा था। अरे, लगता है कोई घुड़सवार शिकार के लिए हिरन का पीछा कर रहा है। उसने गुलेल में पत्थर लगा झटपट हिरन का निशाना साधा और खटाक! अरे, पत्थर निशाने पर लगा और हिरन छटपटाता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। तभी चित्रिका का घोड़ा वहां आ पहुंचा। हिरन को घायल पड़े देख वह बिफर कर शीलभद्र से बोली, एक गुस्ताख चरपाहे, अगर मुझे हिरन को मारना ही होता तो मैं उसे बहुत पहले मार चुका होता, लेकिन मैं उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। दूसरे के शिकार पर निशाना लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक शेर निकलकर उस पर झपटा। ओह! चित्रिका का घोड़ा शेर से डर पीछे भागा, जिससे चित्रिका का संतुलन बिगड़ गया और जैसे ही शेर ने चित्रिका पर छलांग लगानी चाहिए, शीलभद्र ने पलक झपकते ही गुलेल में पत्थर लगा, शेर का निशाना साधा और पत्थर छोड़ दिया। सटाक! पत्थर का वार इतना तीव्र था कि शेर तत्काल ही ढेर होकर गिर पड़ा। शीलभद्र दौड़कर बेहोश चित्रिका के पास पहुंचा। इसे होश में लाना चाहिए। वह दौड़कर अपनी पानी की सुराही उठा लाया और जैसे ही पानी के छींटे उसने चित्रिका के मुंह पर मारे। अरे, पानी के छींटों से तो इस नौजवान की दाढ़ी मूछें उखड़ गई हैं। तो क्या पुरुष के वेश में यह कोई नारी है? हैरत में डूबे शीलभद्र ने चित्रिका के मुंह पर से नकली दाढ़ी मूछें हटाई तो बुरी तरह उछल पड़ा। अरे, यह तो राजकुमारी चित्रिका है। शीलभद्र ने पुनः पानी के छींटे बेहोश पड़ी चित्रिका के मुंह पर मारे। फलस्वरूप उसे होश आ गया। वो शेर, घबराओ मत चित्रिका, उसे मैंने मार दिया है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।